हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पीटी 365 जो कि विजन की मैगजीन आती है और हर साल आती है प्रीलिम्स से पहले। तो दो मैगजीन अभी तक आ चुकी हैं, एक पॉलिटी और एक एनवायरमेंट इन इकोलॉजी। ये मैगजीन अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक पूरा है। तो यानी जनवरी से आगे का एक सप्लीमेंट्री मटेरियल आएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट का एक साथ होगा। तो अभी हम पॉलिटी का डिस्कस करना शुरू किए हैं। पहले हम एक बार इंडेक्स देख लेते हैं कि पॉलिटी में टॉपिक कौन कौन सा दिया हुआ है। उसके बाद पॉलिटी में देख लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, यानी वहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बारे में डिस्कस करेंगे, ओबीएस का सब कैटेगराइजेशन। उसके बाद है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं पार्लियामेंट के फंक्शनिंग से रिलेटेड टॉपिक आएंगा, और सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, जुडिशियरी, इलेक्शन, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बिल वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड, और इम्पॉर्टेंट बॉडी जो कि चैप्टर में दिया भी होता है, स्टार्टिंग में दिया होता है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। और ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पूरा ये कवर हो जाएगा तब हम। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक्स्ट्रा पेज मैंने इसलिए लिया है कि एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊंगा साथ के साथ, देखना आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट मैं क्या बताता हूँ। टॉपिक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कोटा से रिलेटेड है। तो पहले तो समझ लिया कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं। 101 वाला या 100, 101, 102, 103, 104, 105, ये याद कर लो जो लेटेस्ट वाला है। तो 100 से रिलेटेड किसका है? एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश और इंडिया के बीच है, इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड है वो वाला। ये 2015 में हुआ था। 101 में जीएसटी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। 102 क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। इसको देखो, ये पहले स्टैचुटरी बॉडी था, यानी पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था। उसको कौन सा बॉडी बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इससे रिलेटेड है। उसके अलावा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ध्यान देना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देने की बात की है, रिजर्वेशन देने की बात की है। उसके बाद 104 क्या है? 104 में क्या है कि एससी और एसटी का एक्सटेंशन मिलना कहाँ पे भाई? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, कि ये रिजर्वेशन चलता रहेगा, ये रिजर्वेशन जो है चलता रहेगा। लेकिन एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था ना, वो ख़त्म कर दिया गया लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। 105 क्या है? ये स्टेट को बोलता है, स्टेट को बोलता है कि भाई आप अपना ओबीसी का लिस्ट बना सकते हो, स्टेट अपना ओबीसी का लिस्ट बना सकता है। ठीक है ना? तो 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अब तक हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, सुप्रीम कोर्ट आया कैसे यहाँ पे? क्योंकि गवर्नमेंट, देखो कोई भी कानून, कोई भी एक्ट बनता है तो क्या होता है, दोनों हाउस से पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब एसेंट देते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जाता है प्रेसिडेंट साहब के पास। प्रेसिडेंट साहब के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं कि वो रिटर्न कर दे, रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दे, विथहोल्ड कर ले, या एसेंट दे दे। तो जनरली प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं। कब एसेंट देते हैं? जब पब्लिक मेंबर बिल हो, पब्लिक मेंबर बिल हो, ठीक है ना? क्योंकि पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल दो टाइप के बिल होते हैं। पब्लिक बिल जब कोई मिनिस्टर इनिशिएट करता है, प्राइवेट बोलते हैं जब कोई मिनिस्टर के अलावा कोई मेंबर, चाहे वो अपने पार्टी का मेंबर हो या दूसरे पार्टी का मेंबर हो, जब वो इंट्रोड्यूस करता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। कई बारी अभी भी एक प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, इसमें भी प्राइवेट मेंबर बिल है। तो प्राइवेट मेंबर बिल पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्या अब आज तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था कि नहीं? तो नहीं, हो चुका है कई बारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इशू है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिला। ठीक है, मान लेते हैं। अब इस पे केस चला गया जुडिशियरी के पास। तो जुडिशियल रिव्यू, आपको पता होगा जुडिशियल रिव्यू होता है। जुडिशियरी क्या करती है? कोई भी एक्ट को, चाहे लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून बनाया गया, एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई जैसे ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, उसको देखती है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू के समानांतर है कि नहीं, या खिलाफ है, फंडामेंटल राइट, ये सब कुछ चेक करती है। तो जुडिशियरी के पास गया रिव्यू,
तो जुडिशियरी का रिव्यू वाला पावर कहाँ से आया, यूएसए से हमने कॉपी किया है। तो गया, अब जुडिशियरी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो ईडब्ल्यूएस को दिया गया था ना 10% रिजर्वेशन, वो सही है और चलता रहेगा, ठीक है ना, वो सही है और चलता रहेगा, यही लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करेंगे तो वहाँ पे 5 से ज़्यादा जजेस होने चाहिए, 5 से ज़्यादा जजेस होने चाहिए। upheld validity of 103rd constitutional amendment which introduced 10% quota for EWS in education, दो चीज़ में, एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कि 10% रिजर्वेशन का जो कोटा दिया जाता है वो सही है, चलता रहना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट आपने डिस्कस कर लिया, समझ लिया। अब देखिए कुछ हम यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है 15(6) और 16(6), तो पहले देखते है क्या। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 15 क्या है। आर्टिकल 15 बोलोगे तो सीधा एक फंडामेंटल राइट है, और क्या लिखा हुआ है, सिंपल, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको आप खत्म करो, रोको, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इस बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकने की बात की है। तो आपको कई सारे इसमें सब क्लॉज मिलेंगे, जैसे 15(1), 15(2), 15(2) में फिर ए बी है। ए किससे रिलेटेड है, शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट वगैरह से रिलेटेड है। बी वेल, टैंक वगैरह जो बाथिंग हाट है उससे रिलेटेड है। 15(3) क्या है, 15(3) है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा रहा है ना, देखो, क्योंकि यहाँ पे तो बोला जाता है रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस एंड बर्थ, तो सेक्स के बेसिस पे यहाँ पे बोला कि आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का कतई मतलब नहीं है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, नहीं ना लिखा हुआ कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या निगेटिव। इसलिए इसमें एक्सेप्शन दिया गया कि अगर वुमेन के लिए या बच्चों के लिए कुछ स्पेशल किया जाता है तो इसको हम इसका उल्लंघन नहीं मानेंगे, इसका एक्सेप्शन दिया गया है। जो भी दिया गया ना 15(3) या 15(4), क्योंकि यहाँ पे बोला था रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस एंड वर्थ पे के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन फिर यहाँ पे वुमेन को दिया जा रहा है ना स्पेशल प्रोविजन, बच्चों को दिया जा रहा है ना, ST SC को दिया जा रहा है ना, अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दिया जा रहा है, ठीक है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दिया जा रहा है। 15 से रिलेटेड जब भी बोलेंगे ना तो ये आएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से रिलेटेड, और जब 16 की बात करेंगे ना तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आएगा, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आएगा या गवर्नमेंट कोई भी ऑफिस से रिलेटेड आएगा, ठीक है ना। 15(4) जब बात करेंगे तो बैकवर्ड क्लासेस होता है। 15(5) SC और ST से रिलेटेड होता है। एक चीज यहाँ पे और है, जो 15(4) में है ना ये अलग अलग नहीं है, 15(4) में भी दोनों के बात किया गया है, लेकिन इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से रिलेटेड है, और 15(5) रिलेटेड है थोड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आर्टिकल 30 में नहीं दिया है कि एस्टाब्लिश करने के बाद, उससे रिलेटेड यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये सब उतना ध्यान नहीं रखना है, जो नया ऐड हुआ है उसको ध्यान रखना है, और मेन आर्टिकल हमें ध्यान रखना है। 16 तो आपको पता ही है किससे रिलेटेड है, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो दिया था उसमें ऐड किया जा रहा है कि भाई आप EWS को भी ऐसा दो, ठीक है ना। अभी तक ST SC OBC को मिलता था ना, और किसको मिलना चाहिए, EWS को मिलना चाहिए। और EWS को जो कोटा मिला है किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, सिन्हो कमीशन के रिकमेंडेशन पे मिल रहा है, ठीक है। ये बात हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। अब एक और चीज, EWS को जो मिल रहा है ना वो अप्लीकेबल कहाँ नहीं होगा, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे अप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब क्या क्या कंडीशन होना चाहिए EWS के लिए, कुछ कंडीशन है। पहले तो ST SC OBC में कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 बार रजिस्ट्रेशन रिजर्वेशन दे दो, नहीं। उसके अलावा उसकी एनुअल इनकम कितने 8 लाख से कम होनी चाहिए। 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इससे कम होना चाहिए। उसके अलावा रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से कम में होना चाहिए। अगर रेसिडेंशियल प्लॉट है ना किसमें, म्यूनसिपालिटी में, नोटिफाइड म्यूनसिपालिटी में 100 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए, और वैसे बाकी में 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। अब कुछ हम देखो, इंदिरा सानवे केस क्या था
कि इसमें रिजर्वेशन के बात ही की थी, सोशली एंड एजुकेशनली। ध्यान देना, यहाँ पे कभी भी सोशली और एजुकेशनली बोला जाता है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड नहीं बोला जाता है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड इंदिरा सानवी केस में बोला जाता है। और इसमें बोला कि वर्टिकल रिजर्वेशन आप 50% दे दो, और रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं मिलना चाहिए, इन दोनों ने बोला था। उसके अलावा क्रीमी लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो कि ओबीसी में लागू होता है और ईडब्ल्यूएस में भी लागू होता है, ये सनातन कमीशन ने दिया था 1971 में। अब कुछ जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उससे डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया ना, उसमें क्या दिया है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022। ये बोला कि रिजर्वेशन जो इकोनॉमिक कोटा पे दिया जाता है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में आया था, केबीसी केस, केशवानंद भारती केस 1973 में। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस को माना गया एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैटेगरी बनाया गया है, ठीक है ना। और बोला गया है आप ईडब्ल्यूएस को इनसे हटाओ, क्यों, नहीं तो भाई ये डबल बेनिफिट्स उठा लेंगे ना, ठीक है ना। और ऑल्सो रिजर्वेशन एज ए कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेयर एजुकेशन इज इम्पार्टेड। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं किया जा सकता। और 50% जो रूल था ना इंदिरा सानवे जजमेंट का, उन्होंने बोला कि ये कोई ऐसा नहीं है कि इनफ्लैक्सिबल और इनवायलेबल है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मतलब आप किया जा सकता है, ठीक है ना। और एक और चीज़ बोला है कि ये अप्लाई जो 50% अप्लाई है ना, वो किसके लिए, SC ST OBC के लिए अप्लाई है, जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं है, कि इन तीनों को 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा टॉपिक, हमने देखा, हमने एक्स्ट्रा फैक्ट भी किए बिल के बारे में। उसके अलावा अमेंडमेंट हमने डिस्कस किया, जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया वो डिस्कस किया, ईडब्ल्यूएस का परिभाषा क्या है वो डिस्कस किया हमने। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता हो तो हमने देखा है, लेकिन अब इसमें ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन, मान लो ओबीसी एक ग्रुप है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे कम्युनिटी है, तो आप रिजर्वेशन जब देते हो ना, जो टॉप कम्युनिटी हो वही बार बार रिजर्वेशन लेने लगती है। तो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा एलिट वाला, एलिट ओबीसी है, एलिट एसटी जो हम सुनते हैं कि ये रिजर्वेशन बार बार उठाते हैं, इनके बेटे उठाते हैं, इनके पोते उठाते जाते हैं, तो ये वाले एक अलग ग्रुप बन जाते हैं बहुत ऊपर, और ये जो बाकी वो नीचे रह जाते हैं। इसी को रोकने के लिए एक टर्म इजाद किया गया है जो कि काफ़ी स्टेट अपनाती है, इवन बिहार भी अपनाता है। उसको बोलते हैं ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन, कि ओबीसी ग्रुप है उसको आप क्या बांध दो, मान लो ऐसे ऐसे 4 पार्ट बांट दिया। अब अगर ओबीसी में 27% रिजर्वेशन मिलता है ना, तो इस पार्ट को मिलेगा मान लो 5%, इसको 7%, इसको 7%, इसको 5%, इसी तरह मतलब 8 के 27 कर दो आप, यहाँ इसको 8 कर दो, 8 7 15 और 12 27, ऐसे रिजर्वेशन। तो जो ये ग्रुप जाते नहीं थे रिजर्वेशन में, अब इनको भी जॉब मिल रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल रहा है। तो इसके लिए अभी तो बहुत सारे स्टेट में लागू हो रहा है, लेकिन ये एज ए कंट्री देश में लागू नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए एक कमेटी एस्टैब्लिश की गई थी जिनका नाम था जस्टिस रोहिणी कमीशन। काम ही इसका कि आप एग्जामिन करो इशू सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड, कि कैसे अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, क्या दिक्कत आएगा, क्या, सब कुछ इनको करने को बोला गया था। इनको बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है, एक्सटेंशन इन द सेंस कि भाई आप अभी तक काम नहीं कर पा लो, थोड़ा और समय ले लो और एग्जामिन कर लो अच्छे से, ठीक है ना। तो इनको 14वीं बार एक्सटेंशन मिला है, और इनको बोला है कि आप रिपोर्ट सेंड करो, सबमिट करो 31 जुलाई इन 2023, ठीक है। अब एक कमीशन बनाया कब गया था, 2017 में ही बनाया गया था कमीशन, आर्टिकल 340 के अंतर्गत। आर्टिकल 340 सिंपल बोलता है कि भाई प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट जी अपॉइंट कर सकते हैं एक किसी कमीशन को। क्यों कमीशन को एस्टैब्लिश करेंगे, ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके कंडीशन किसका, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का, या जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का जो कंडीशन है, उसको ये क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2015 में, क्योंकि देखो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, यानी पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था, बट अब ये कौन सा बॉडी बन गया, अब ये बॉडी बन गया है
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इन्होंने प्रपोज किया 3 कैटेगरी में, ओबीसी को 3 बांटने में, मैंने यहाँ पे 4 बांटा ना, ये लोग 3 बांटे हैं, ठीक है ना। पहला क्या बांटा है, सबसे पहले एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मान ले, और उसके बाद पहला एक्सट्रीमली, दूसरा है मोर बैकवर्ड क्लास, और थर्ड है बैकवर्ड क्लास। मतलब 3 पार्ट में भागा ना। पहला पार्ट है ये वाला, ये है सिंपल बैकवर्ड क्लास, ये है मोर बैकवर्ड क्लास, और ये थर्ड क्या है, एक्सट्रीमली, यानी ये सबसे नीचे है, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला क्या है, यहाँ पे पहला बैकवर्ड कमीशन जो स्टैब्लिश किया गया था कब, 1953 में, कालेलकर जी की अध्यक्षता में। सेकेंड मंडल, बीपी मंडल के अध्यक्षता में। उसके बाद 1992 में क्या किया गया, 27% रिजर्वेशन दिया गया अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4। 1992 में क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया इन्वोक किया गया इंदिरा सानवे जजमेंट के बारे में। आपको पता है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट तो इससे पहले ही आ गया था, लेकिन इन्वोक कब किया गया, इस केस में किया गया। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी था 1993 में, 102 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको क्या बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। किस आर्टिकल में लगा, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया तो किसी न किसी आर्टिकल में तो लाना होगा ना, आर्टिकल 338B, ठीक है ना। और आपको पता है, आप याद करो 338 और 338A ये किसका है, कमेंट सेक्शन में बताओ किस बॉडी से रिलेटेड है। ये भी कोई कमीशन वाला ही है, लेकिन आपको बताना है। उसके अलावा इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, और अपॉइंट किनके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। टेन्योर कितना होता है, देयर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस हैज बीन नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये याद रखना, ठीक है। उसके अलावा जस्टिस रोहिणी कमीशन को क्या मैंडेट दिया गया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्जामिन एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स, कि भाई आप सबको क्या करो, मतलब कि आप कैटेगरी बांटो कि तीनों में से किसको कितना मिलना चाहिए, क्या उसमें भी सब कैटेगराइजेशन हो सकता है। वर्क आउट द मैकेनिज्म क्राइटेरिया एंड नॉर्म्स एंड पैरामीटर इन ए साइंटिफिक अप्रोच ऑफ द सब, ये नॉर्मल बात है कि आपको ऐसे काम करना है, ठीक है। तो 3 कास्ट में बांटा गया था ना, एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और उसके अलावा मोर बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास। देखो अब इसको, इसमें आपको कैटेगराइजेशन करना आसान, याद करने की जरूरत नहीं। बैकवर्ड क्लास नॉर्मल लगा होगा तो ये थोड़े आगे चले गए हैं, फ़ायदा उठा लिया इन्होंने रिजर्वेशन का, तो ये थोड़े फॉरवर्ड हो गए हैं। उसके अलावा मोर बैकवर्ड क्लास में ये अभी भी अपने पुराने जो वोकेशनल काम है, मतलब जो जैसे मान लो कोई नाई का काम कर रहा है तो उनकी फैमिली कर रही थी वो भी कर रहे हैं। उसके अलावा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ये बहुत पीछे है, अभी भी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, एबोरिजिनल ट्राइब है, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स है, ठीक है। अब ये टॉपिक हो गया, एक और टॉपिक इसमें है साथ में करना है, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक में चलेंगे। ये टॉपिक क्या है, रिजर्वेशन ऑफ फॉर ओबीसी इन लोकल बॉडीज, रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन लोकल बॉडीज। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि यार रिजर्वेशन हमारे यहाँ एसटी और एससी को दिया जाता है लोकल बॉडी में, किस बेसिस पे, बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि कितना प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का उतना ही रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये तो है। अब इवन वुमेन को कितना दिया जाता है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 33, बट स्टेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि मतलब स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है अपने हिसाब से 33 तो करना है, ज़्यादा भी करते तो बहुत सारे स्टेट, इवन बिहार भी 50% रिजर्वेशन रखे हुए। अब यहाँ पे क्या है कि हाई कोर्ट ने, यूपी के हाई कोर्ट ने यूपी को डायरेक्शन दिया है कि आप जल्दी से इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकालिए विदाउट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, कि ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं, भी बिना ओबीसी को रिजर्वेशन दिए क्या निकालना है आपको, इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकालना है लोकल बॉडी के लिए। तो आप बोलोगे ये सब ऐसे इशू क्यों आ रहा है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 243 में सीधा दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और लिखा हुआ है कि आपको इलेक्शन पहले ही करवा लेना है,
एक्सपायरी जो टर्म 5 साल पूरा होना है ना, उससे पहले ही इलेक्शन करवा लेना है, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे लिखना है, एक केस आया था, केस का नाम था के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2010 में आया था। यहाँ पे बोला है कि भाई आप ओबीसी को लोकल बॉडी में रिजर्वेशन तभी दोगे जब 3 कंडीशन फुलफिल होगा। क्या मैंने बोला? ओबीसी को रिजर्वेशन तभी दोगे जब 3 कंडीशन फुलफिल होगा अर्बन लोकल बॉडीज में। पहला 3 कंडीशन कौन कौन है? पहला है, पहले आपने एक कमीशन बैठाया, कमीशन ने सारा डेटा दिया कि ओबीसी कितने हैं, सब कुछ सारे लोकल बॉडी में अलग अलग डेटा एक कमीशन ने दिया कि सर इस लोकल बॉडी में इतने ओबीसी, इस लोकल बॉडी में इतने ओबीसी, इस बॉडी में इतने ओबीसी है। और उसके बाद आपने ये करके पता कर लिया कि मान लो टोटल एक एक लोकल बॉडी, उसमें टोटल 300 पॉपुलेशन है, 300 लोग हैं, उसमें ओबीसी है 100। तो ये भी आपने पता कर लिया कि प्रोपोर्शन कितने हैं, ऑलमोस्ट 33% पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट पता कर लिया ना कितने प्रोपोर्शन। पहला है कि आपने डाटा गैदर कर लिया बैकवर्डनेस का, ओबीसी के बैकवर्डनेस का कितने पीछे है। उसके बाद प्रोपोर्शन आपने पता कर लिया, और क्योंकि ऐसे पता कर लिया तो आपने देखा कि ओबीसी है 33, तो इस टोटल एरिया में जितने सीट होंगे ना, मान लो इस टोटल एरिया में सीट ही है 6, तो 6 सीट में से 2 सीट ओबीसी को रिजर्व किया जाएगा, 2 सीट ओबीसी को रिजर्व किया जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एससी, एसटी और ओबीसी तीनों मिला के रिजर्वेशन क्या होना चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 सीट है टोटल, 2 आपने ओबीसी कर दिया, तो एससी के लिए ज़्यादा, एसटी और एसटी मिला के दोनों को में एक ही सीट रिजर्व होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 50% से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो तीनों, और ये तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो रिजर्वेशन नहीं दो, बिना रिजर्वेशन के ही इलेक्शन करवा लो। लेकिन अंडर आर्टिकल 243U आपको इलेक्शन करवा लेना है विदाउट रिजर्वेशन और विदाउट एक्सपायरी ऑफ द टर्म, टर्म एक्सपायर ना हो तो भी करवा लेना है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे बोलो कि यार इशू क्यों आ रहा है, स्टेट को क्यों दिया जा रहा है। यार सीधा सीधा लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि एसटी और एससी को तो लोकल बॉडी में कितना देना है रिजर्वेशन, ये तो लिखा हुआ है। लेकिन ओबीसी से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप अपना डिसीजन बना लो, ठीक है। तो इसका मतलब यार, ये इसका मतलब है कि यूपी रुका था कि पहले रिजर्वेशन, पहले हम क्या कर लेते, टेस्ट कर लेते हैं, फिर रिजर्वेशन दे देते हैं, तब इलेक्शन करवाएंगे, तब तक इलेक्शन को डिले कर रहे थे। हाँ यही हो रहा था, ठीक है ना। तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा बोला भाई नहीं, डिले नहीं, ठीक है। तो यहाँ से केस हम के कृष्णमूर्ति से रिलेटेड सिंपल है, ट्रिपल टेस्ट कंडीशन किस केस में आया ये भी पूछा सकता है। ट्रिपल केस जो था वो 3 क्या क्या पॉइंट थे, ये यूपीएससी में भी आ सकता है, तीनों पॉइंट को रिलेटेड लेके, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड।